हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 20 लेकर के आई हूं और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 43 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आर्टिकल 46 किससे संबंधित है? यह जो है राज्य सरकारों को आर्टिकल 46 के अंदर क्या प्रावधान है, इसके तहत क्या अधिकार दिए गए हैं? तो इसके तहत यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु विशेष निर्देश दिया जाना इस आर्टिकल में वर्णित है। और आर्टिकल 45 कितना? आर्टिकल 45 में क्या वर्णित है? तो आर्टिकल 45 में जो है राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। तो यह जो है संविधान के आर्टिकल 45 में वर्णित है। और आर्टिकल 43 में क्या वर्णित है? तो आर्टिकल 43 में जो है कि राज्य कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी और काम के उचित वातावरण तथा सामाजिक संस्कृति जीवन यापन के लिए अवकाश का व्यवस्था करनी होगी तथा इसके साथ साथ राज्य लघु एवं कुटीर उद्योगों की विकास भी करेगी। तो आर्टिकल 43 जो है इसी से संबंधित है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 2 में है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ, जिसको हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं, अस्तित्व में थी? तो कुल कितनी थी? 16 थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि 3 जो है बिहार में थी। इनमें से 16 में से 3 जो थी वह बिहार में थी। बिहार में कौन कौन सा? मगध, वज्जी एवं अंग। ये तीनों जो थे कहाँ पे थे? बिहार में स्थित थे। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 3 में है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो कौन थी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री? तो कौन थी? श्री मावो भंडारनायके। कौन? श्री मावो भंडारनायके थी और यह श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और श्रीलंका की हम लोग बात किए हैं तो श्रीलंका का जो कैपिटल है कहाँ पे है? कोलंबो। और इसका और एक कैपिटल जो हाल फिलहाल में बना है क्या है? जयवर्धनेपुरी कोट्टे है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यदि हम लोग भारत की बात करें तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वह इंदिरा गांधी बनी है। यदि हम लोग यह बात करें कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो सरोजिनी नायडू बनी है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुचेता कृपलानी बनी है। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी है? तो मीरा कुमार। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो प्रतिभा देवी पाटिल बनी है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन बट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा पैनल दिया है? तो कौन सा पैनल दिया है? रंगराजन पैनल ने सुझाव दिया है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 5 में है कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो कौन सा जो वाद्य यंत्र है
सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो कौन सा है वह? च्याम्पबंग। कौन सा? च्याम्पबंग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग यहाँ पे सिक्किम की बात किए तो सिक्किम के बारे में इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं सिक्किम स्टेट के। तो सिक्किम स्टेट का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। और सिक्किम जो है एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि पूर्ण रूप में जैविक कृषि करने वाला प्रथम राज्य बना है सिक्किम हमारे भारत का। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? कंचनजंगा। यह भी कहाँ पे है? सिक्किम में ही सिचुएटेड है। और सिक्किम का जो कैपिटल है कहाँ पे है? गंगटोक है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 6 में है कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस हुई है। तो क्वेश्चन में है आपका कि उस दर्रे का, यहाँ पे दर्रे होगा, उस दर्रे का नाम बताएं जिससे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्रा है वह लिपू लेख दर्रा है। लिपू लेख दर्रा के माध्यम से ही जो भी भारत के तीर्थयात्री होते हैं या उत्तराखंड के तीर्थयात्री होते हैं वह कैलाश मानसरोवर जो जाते हैं वह लिपू लेख दर्रा के माध्यम से ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उत्तराखंड में कौन कौन से और जो है दर्रा है? तो कौन कौन से हैं? नीति दर्रा, माना दर्रा, उसके बाद लिपू लेख दर्रा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके। तो इस तरह के जो दर्रा है कहाँ पे है? माना, नीति, लिपू लेख, ये सभी दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है आपके। और यदि हम लोग बनिहाल दर्रा की बात करें, यहाँ पे बनिहाल है, बनिहाल, बुरजील, उसके बाद पीर पंजाल, जोजिला, ये सभी दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और पेंसिला दर्रा कहाँ पे है? यह भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यह लद्दाख, अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर 2 स्टेट में डिवाइड हो गए हैं, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो पेंसिला दर्रा जो है कहाँ पे है? लद्दाख में है। यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे कि कौन सा दर्रा जो है कहाँ पे है। और खारदुला दर्रा, उसके बाद पेंसिला दर्रा और काराकोरम दर्रा, ये सभी दर्रा जो है लद्दाख में है। तो पेंसिला दर्रा, खारदुला दर्रा, उसके बाद काराकोरम दर्रा, ये सभी दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो इन पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक बहुत ही फेमस दर्रा है सेनकोट्टा। कौन? सेनकोट्टा दर्रा जो है कहाँ पे है? केरल राज्य में है। और सिपकेला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ दर्रे को रिवीजन कर लिए। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिनस्टर फुलेरीन का एक अपरूप है? तो कौन सा जो है रूप है? तो वह कार्बन का रूप है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका फास्फोरस है। तो फास्फोरस जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? कितना होता है? 15 होता है। और लोहा पर जो लोहा पर जो जंग लगता है, तो जंग ना लगे लोहा पर, तो उसके बचाव हेतु, जंग से बचाव हेतु लोहा पर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग कौन सी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ऑप्शन डी में आपका क्या है? बोरोन का प्रकृति में निर्माण कॉस्मिक किरणों द्वारा किसी वस्तु पर प्रहारों से होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो कौन जो है एल्डिहाइड है? प्रोपेनल जो है क्या है? एल्डिहाइड है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनल। और आपका ए में है प्रोपाइन। क्या है? प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन का जो उपयोग करते हैं या इसका इस्तेमाल जो होता है कहाँ पे होता है? वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग बनाने में इसका प्रोपाइन का उपयोग किया जाता है। और प्रोपेनॉन या एसीटोनॉन जो है इसी से मिलता जुलता है एक, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है?
प्रयोगशाला में सफाई के लिए किया जाता है? प्रोपेनॉन, जिसको हम लोग एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो वह कौन सा ग्रंथि है? उस ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको कि हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे अवस्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में अवस्थित होती है। एक मटर के दाने की तरह जो है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है 13 तरह के हार्मोनों का स्राव करती है। यह एक ऐसा ग्रंथि है जो दूसरे ग्रंथियों को हार्मोन स्राव करने के लिए भी प्रेरित करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपका ऑप्शन बी में है आधिवृक्क ग्रंथि, और ऑप्शन सी में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे रीनल ग्रंथि नहीं होगा, एड्रिनल ग्रंथि होगा। तो एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग आधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इस ग्रंथि को हम लोग जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। और अग्नाशय ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि, एकमात्र मानव शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी कार्य करती है, क्योंकि इनसे जो है हार्मोन एवं एंजाइम दोनों स्रावित होती है। और अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वह हार्मोन स्रावित करती है, और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वह क्या स्रावित करती है? एंजाइम स्रावित करती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? तो आइए हम लोग उस ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या सब है। तो मगध, वैशाली, अवंती और कौशल। तो मगध, अवंती और कौशल जो है ये तीनों थे, लेकिन वैशाली जो था वह कोई राज्य नहीं था। यह जो है वज्जी, जिसको हम लिच्छवी राज्य के नाम से भी जानते हैं, उसका राजधानी है वैशाली, जबकि कौशल, अवंती, मगध ये सभी जो क्या थे? राज्य थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में है कि सार्क, जिसको हम लोग दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। तो द सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो कौन थी? फातिमात धियाना सईद। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर हम लोग सार्क के बारे में बात किए हैं। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? काठमांडू में है सार्क का हेडक्वार्टर। और सार्क में कुल कितने सदस्य इसके सदस्य हैं? सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 7 हैं। कितने सदस्य देश हैं? 7। वह कौन कौन से हैं सार्क के सदस्य देश? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये सभी जो हैं सार्क के ही सदस्य देश हैं। यदि आप लोग इसको याद रखना चाहते हैं तो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये सभी भारत के ही पड़ोसी देश हैं। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सार्क के कौन सब देश जो हैं इसके सदस्य देश हैं सार्क के। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वह सार्क के सदस्य देश हैं। तो क्लियर। और एक संगठन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिम्स्टेक। कौन सा संगठन? बिम्स्टेक संगठन है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बिम्स्टेक का? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है यह फुल फॉर्म, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और बिम्स्टेक का जो सदस्य देश है इसके भी 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार एवं थाईलैंड। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी कुछ देश जो है भारत के पड़ोसी देश हैं और कुछ देश जो है भारत के पड़ोसी देश नहीं है। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। जबकि म्यांमार भी पड़ोसी देश है। एक ही बच जाता है थाईलैंड, जो कि भारत के पड़ोसी देश नहीं है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है, क्वेश्चन 11 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे है? बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका,
तो ढाका में ही जो है बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। तो कौन सा वह बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वह है, कौन सा है, वह नीलगिरी बायोस्फीयर है। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर जो है भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर ही स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर। कहाँ पे? केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर ही स्थित है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो चंद्रगुप्त को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? वह था पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त प्रथम को किस तरह से लिच्छवियों से दहेज में मिला था? क्योंकि लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उसका जो शादी हुआ था वह चंद्रगुप्त प्रथम से ही हुआ था, जिससे कि जब शादी हुआ तो उसको दहेज के रूप में पाटलिपुत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम को सौंपा गया। तो इस तरह से यह कहानी थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में है कि चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हम लोग यह बात करें कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वह जयसिंह था। जयसिंह था। लेकिन हम लोग यह बात करें कि चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था जो कि चालुक्य वंश का विस्तार के उसको आगे बढ़ाए, तो वह पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ऑप्शन सी में आपका है कौन सा? नरसिंह वर्मन। कौन है? नरसिंह वर्मन है आपका सी में। नरसिंह वर्मन जो है यह जो है पल्लव शासक थे। नरसिंह वर्मन पल्लव शासक थे। इसने जो है पुलकेशिन प्रथम को हराया था, जिसके बाद जो है नरसिंह वर्मन जो है वातापी कांड, कौन सा? वातापी कोंड की उपाधि प्राप्त की थी नरसिंह वर्मन ने। तो यह भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और चालुक्य वंश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है कि चालुक्य वंश के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है। तो वह जो है चंद्रबरदाई की रचना है एक पृथ्वीराज रासो, उससे जो है चालुक्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 का जो राइट आंसर हो गया वह ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन आपके 15 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? तो 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया 1973 ईस्वी में क्यों किया गया था? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर मिशन जो है इसीलिए शुरू किया गया था कि तेज़ी से जो है जो भी खूबसूरत जानवर थे जैसे टाइगर हो गया, इसी तरह से और भी जो जानवर थे उसकी खात्मा जो है उसका अंत जो बहुत ही जल्दी से हो रहा था। तो इसी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर मिशन लाया गया या प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया ताकि इस तरह के जानवर को बचाया जा सके। तो इसीलिए टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर मिशन जो है 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। तो इसका मेन उद्देश्य यही था। और यह बात करें कि भारत में पहला ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व था, वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में ही रखेंगे। और यदि हम लोग यह बात करें कि भारत की पहली
राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो वह जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ही है, जिसका जो पुराना नाम है, क्या नाम है, नेशनल हेली पार्क। क्या नाम है, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो है उसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट रखा गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन में आपके 16 की ओर। क्वेश्चन आपके 16 में है कि खाली जगह सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो वह कौन सा सामूहिक लोक नृत्य है, तो वह है चूफाट। कौन सा है, चूफाट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर। और हम लोग थोड़ा यहाँ पे सामूहिक लोक नृत्य की बात की है, तो और कुछ अदर स्टेट के लोक नृत्य को हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि चोंग युद्ध नृत्य कहाँ पे होता है, नागालैंड में। चोंग युद्ध नृत्य जो है नागालैंड में होता है। डांडिया गरबा गुजरात में होता है। परिचा काली कहाँ पे होता है, लक्षद्वीप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिचा काली लक्षद्वीप में होता है। कुंभी सिद्धि आंध्र प्रदेश में। चंबा डांगी हिमाचल प्रदेश में। नौटंकी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से अनेक स्टेट में अनेक लोक नृत्य होते हैं। तो क्लियर। और बिहू जो होता है असम में होता है, और केरल में ओणम होता है। उसके बाद तमिलनाडु में पोंगल होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में से किस में, क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस में फल की बहुत तेज सुगंध आती है। तो किस में आती है, इथाइल एसीटेट से। किससे, इथाइल एसीटेट से आती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए में मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल का क्या यूज होता है, मेथेनॉल का जो उपयोग होता है बायोडीजल बनाने में होता है। किस में होता है, बायोडीजल बनाने में मेथेनॉल का यूज होता है। आपके ऑप्शन में है मिथाइल क्लोराइड। तो इसके बारे में भी कुछ हम लोग जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका उपयोग जो किस में किया जाता है, तो चिपकाने वाले पेंट फॉर्मुलेशन में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 18 में है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो विचार खाली जगह संविधान से लिया गया है, तो वो कौन से संविधान से लिया गया है, वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अनेक देशों से जो है, अनेक देशों से हमारे संविधान में अनेक वहाँ की जो कृतियाँ हैं उससे दूसरे संविधान से हमारे संविधान में ली गई। जैसे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में जोड़ा गया है या लिया गया है, तो आयरलैंड के से ही लिया गया है। और यूएसए से क्या क्या लिया गया, जैसे मूल अधिकार उद्देशिका का विचार या यूएसए से लिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची उद्देशिका की जो भाषा है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उद्देशिका का यदि विचार कहे तो वह यूएसए से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा कहे तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया। और जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। तो इन सारे को भी आप लोग माइंड में रख लेंगे। और न्यायिक समीक्षा जो है यह कहाँ से लिया गया है, यह यूएसए से ही लिया गया है। और मूल कर्तव्य जो है वह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके अति महत्वपूर्ण है। क्लियर। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन आपका 19 में है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो किसने पराजित किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के महानतम शासक थे। और पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन, परमेश्वर वर्मन
फर्स्ट, ये सभी जो है पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और नरसिंहवर्मन प्रथम जो है महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर, जिन्हें हम लोग रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने ही करवाया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 20 में है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष सदस्य जो होते हैं वह निर्वाचित किए जाते हैं। और राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? 245 है, लेकिन अधिकतम जो है 250 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन आपके 21 में है कि सेल, जिसको मूल कोशिका भी कहते हैं, का पावर जो प्लांट होता है उसे किसको कहा जाता है? पावर प्लांट सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। और लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और कोशिका का जो खोज किया था, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका की बात करें, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो कौन से विटामिन को जो है अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो वह जो है विटामिन B12 को जो है कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? साइनोकोबालामीन है B12 का रासायनिक नाम। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B3 का निकोटिनेमाइन, जिसको नियासिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B7 का बायोटिन। और विटामिन B11 का जो है फॉलिक अम्ल है। देखिए विटामिन का नाम जो है, 3 जो विटामिन है, विटामिन आपका सी हो गया, उसके बाद विटामिन B11, उसके बाद विटामिन B5, इन तीनों जो है इसका जो नाम है वह अम्ल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि विटामिन सी का हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड, उसका विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, और विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल है। फॉलिक अम्ल जो है विटामिन B11 का नाम है। और यदि हम लोग विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो क्या है? वह रेटिनॉल है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है? वह कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलाक्विनोन है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्विकली हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लिए। और विटामिन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। और विटामिन ए बी के जो खोजकर्ता है कौन से है? मैकलोन है। विटामिन सी के कौन है? होल्कर है। और विटामिन डी के कौन है? हॉपकिंस है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो B जो है जल में घुलनशील है, जबकि वसा में जो है ADE के ये जो है वसा में घुलनशील है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 23 में है कि अस्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में खाली जगह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसको प्रयोग किया जाता है? आइसो को प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 24 में है
क्या है आपका 24 में कि गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था। तो किसने बनाया था गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर? तो किसने बनाया था? यह जो बनाया गया था यह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? यह मंदिर राजेंद्र प्रथम द्वारा यह मंदिर गंगैकोंड मंदिर जो है राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और तंजौर में जो राजराजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर का जो शिव मंदिर है वह किसने बनाया था? राजराज ने बनाया था। तो आपका ऑप्शन में जो राजराज प्रथम है, राजराज प्रथम ने ही तंजौर में राजराजेश्वर कौन सा है? राजराजेश्वर का जो शिव मंदिर है किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने बनाया था। और राजेंद्र प्रथम जो है वह कौन से वंश से संबंधित है? वह चोल वंश से संबंधित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपके 25 में है। क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 25 में? दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो यह कब हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। फ्रेंड्स, यदि हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ाना, और द्वितीय का औद्योगिक विकास, और तृतीय में जो है पंचवर्षीय योजनाओं का तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात और ये सभी जो कारखाने अलग अलग जगहों पर औद्योगिक विकास हेतु जो है अलग अलग जगहों पर कारखाने खुलना। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने जो खोले गए किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। और यदि हम लोग दुर्गापुर इस्पात कारखाने की बात करें तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है यह कहाँ पे है? तो यह पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। ब्रिटेन के सहयोग से जो है हुई थी दुर्गापुर इस्पात कारखाना। और यदि हम लोग भिलाई की बात करें तो भिलाई जो है कहाँ पे स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना तो यह जो है छत्तीसगढ़ में है। जब यह स्थापित की गई थी तो उस समय जो है मध्य प्रदेश में था, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद जो है अब यह प्रेजेंट टाइम में जो है छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात कारखाना। और इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और यदि हम लोग राउरकेला इस्पात कारखाना की बात करें तो राउरकेला इस्पात कारखाना जो है यह किसके सहयोग से हुआ था? तो यह जो है जर्मनी के सहयोग से हुआ था। और राउरकेला इस्पात कारखाना जो है कब स्थापित की गई थी? 1955 में स्थापित की गई थी। और यह उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से हुआ। और एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बोकारो स्टील प्लांट जो कि कहाँ पे है? झारखंड में है। और किसके सहयोग से यह स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। और कब? तो 1968 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोग इन सारे को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह चार। इन चारों से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्वेश्चन को याद करने के लिए जैसे कब कब स्थापित हुई तो आप जो है भिलाई एवं राउरकेला, भिलाई राउरकेला, भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से। और राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो ये दोनों जो है राउरकेला एवं भिलाई ये दोनों की जो स्थापना हुई 1955 में ही हुई थी। और भिलाई जो है रूस के सहयोग से और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुई थी। और उधर दो बच गया बोकारो। बोकारो तो सब जानते हैं कि झारखंड में है, लेकिन उसका जो स्थापना हुआ था 1968 में और रूस के सहयोग से हुआ था। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई है। और कहाँ पे है? और सॉरी कहाँ किसके सहयोग से हुआ था? यह ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। तो इस तरह से हम लोग इसको दोबारा भी रिवीजन कर लिए। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपके 26 में है कि हिपेरिन का जो निर्माण किया था वह किसके द्वारा किया जाता है? हिपेरिन का निर्माण तो यह जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा किया जाता है। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है यकृत। और यकृत से ही पित्तरस स्रावित होता है और पित्ताशय में जा कर के
जो है शरीरपिष्ट रस जो है जमा होती हैं, लेकिन स्रावित कौन करता है? यकृत ही यह स्रावित करता है। और यकृत ही हिपेरिन का स्रावन करता है या निर्माण करता है। और हिपेरिन का मुख्य कार्य क्या है? यह जो है रक्त को, शरीर के अंदर जो रक्त होते हैं, रक्त का थक्का जमने से जो है रोकता है। हिपेरिन का मुख्य कार्य यही है। यदि इसके अपोजिट की बात करें कि रक्त का थक्का जमाने में कौन जिम्मेवार है, तो वो प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन है। तो हिपेरिन का अपोजिट कार्य करता है कौन? प्रोथ्रोम्बिन कार्य करता है। और यकृत जो है विटामिन ए एवं डी का, जो विटामिन ए डी होता है उसका जो भंडारण करता है यकृत ही करता है। और यकृत जो है बहुत ही अधिक जो प्रोटीन होते हैं उसको जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। कौन? यकृत। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन आपके 27 में है कि अक्र गैसों की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? रैमजे को। किसको? रैमजे को। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम लोग क्विकली जो है सीले, प्रिस्टले, कैवेंडिश, ये सभी वैज्ञानिक जो है किस किस चीज़ का खोज किए हैं, तो उसको हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कैवेंडिश जो है किसका खोज किए हैं? यह जो हाइड्रोजन का खोज किए हैं। और हाइड्रोजन जो है यह सबसे हल्का तत्व है और इसको हम लोग भविष्य का ईंधन के नाम से भी जानते हैं। और हीलियम का जो खोज किया है किसने किया है? लोक के मेयर ने हीलियम का खोज किया है। और हीलियम को हम लोग गुब्बारे में भर करके उसको उड़ाते हैं, तो उस गुब्बारे में जो भरा जाता है वो हीलियम गैस में भरा जाता है। और ऑक्सीजन का जो खोज किया किसने किया है? सीले ने। ऑक्सीजन का जो खोज किया किसने किया है? सीले ने किया है। और सोडियम एवं पोटेशियम इन दोनों का जो खोज किया है किसने किया? डेबी ने किया है। सोडियम एवं पोटेशियम का खोज किया है। और रेडियम का खोज किसने किया है? बेकरल और क्वीरी और बेकरल ने, ये दोनों ने मिल करके रेडियम का खोज किया है। और थोरियम का खोज किसने किया है? बर्जीलियस ने थोरियम का खोज किया। और यूरेनियम का खोज किसने किया है? क्लेप्रोथ ने किया है। तो इस तरह से हम लोग क्विकली जो है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के खोजकर्ता को यहाँ पे डिस्कस किए। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 28 में है कि इन भारतीयों में से किसको भारत रत्न से नवाजा गया है? तो किसको नवाजा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को नवाजा गया है 2014 ईस्वी में। और इसके साथ साथ जो है मदन मोहन मालवीय जी को भी नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मदन मोहन मालवीय जी जो है BHU की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में जो है BHU की स्थापना की थी। कौन? मदन मोहन मालवीय ने। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 29 में है कि ओसीमम टेन्यूई फ्लोएम, बहुत ही टेढ़ा नाम है थोड़ा, क्या नाम है? ओसीमम टेन्यूई फ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह किसका वैज्ञानिक नाम है? यह जो है आपका तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओसीमम टेन्यूई फ्लोरम जो है फ्लोरेम और तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम लोग आम की बात करें, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। इस तरह से और भी कुछ पौधे के वैज्ञानिक नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिंजिबर ऑफिसिनेल। क्या है अदरक का वैज्ञानिक नाम? जिंजिबर ऑफिसिनेल। और भिंडी का रासायनिक नाम क्या है? हिबिस्कस स्कूलेराउस। भिंडी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिबिस्कस स्कूलेराउस। और बैगन का रासायनिक नाम क्या है? सोलेनम मेलोगेना जो है बैगन का रासायनिक नाम है। और आलू की बात करें तो यह भी है सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए बैगन की बात करें वैज्ञानिक नाम का, तो बैगन का जो वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोगेना है, जबकि आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरिसम है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। प्याज का क्या होता है? एलियम सेपा होता है। और चावल का क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। और
का क्या होता है, जी मैच होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तो क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन आपके 30 में है कि कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है। तो कौन करती है, यकृत। वैसे हम लोग इसके बारे में इससे पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अग्नाशय, अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथियां हैं। और थायराइड, थायराइड जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी जो है सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि हम लोग मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वह यकृत होगी। लेकिन यह बात करें कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वह थायराइड ग्रंथि है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और थायराइड ग्रंथि कमी होने से बहुत से रोग होते हैं, जैसे घींघा होता है, उसका बाद मिक्सीडीमा होता है। मिक्सीडीमा जो होता है वह बूढ़ों में होता है और जड़ मानवता जो होता है वह बच्चों में होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन आपके 31 में है कि अमोनियम क्लोराइड खाली जगह का रासायनिक सूत्र है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, NH4Cl होता है। क्या होता है, NH4Cl होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग यहाँ पे क्विकली जो है और सभी का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रासायनिक नाम हो गया आपको सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है SiC होता है। और सिलिकॉन कार्बाइड का जो व्यापारिक नाम होता है वह क्या होता है, कार्बोरेंडम होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का व्यापारिक नाम क्या होता है, कार्बोरेंडम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यापारिक नाम भी पूछा जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का व्यापारिक नाम क्या हो गया, कार्बोरेंडम हो गया। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या हो गया, हाराकसिस, हाराकसिस हो गया। फेरस सल्फेट का व्यापारिक नाम हो गया। और रासायनिक सूत्र इसका क्या हो गया, FeSO4 7H2O हो गया। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो गया FeSO4 7H2O। यदि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का जो व्यापारिक नाम होता है वह क्या होता है, लूनर कास्टिक होता है। सिल्वर नाइट्रेट का व्यापारिक नाम लूनर कास्टिक होता है। यदि हम लोग इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है, AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट का। स्टार्च, स्टार्च का व्यापारिक नाम क्या होता है, मंड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H10O5 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ग्लूकोज, ग्लूकोज का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो अंगूर का रस होता है। और रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। और इसी तरह से हम लोग चीनी की बात करें तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। और मीथेन का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो मार्स गैस होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ही अति महत्वपूर्ण है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 32 में है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो किसका जो है सबसे कम गलनांक होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन आपके 33 में है कि इंटरनेट में TCP का पूरा नाम क्या है। तो इंटरनेट में जो TCP होता है, TCP का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इंटरनेट से जुड़ी और भी फुल फॉर्म होते हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि CWC। CWC का फुल फॉर्म क्या होता है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन होता है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन होता है। यह जो है आपके इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है। CVC का फुल फॉर्म क्या होता है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन होता है। CVR का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। और CTS का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैनर होता है। यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैनर होता है CTS का।
इस तरह से आईएसपी का यह भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आईएसपी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी का। इस तरह से आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है आरटीआई का, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसकी जो शुरुआत हुई थी हमारे देश में कभी तो 2005 ईस्वी में, यदि आप लोग माइंड में रखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारे देश में लागू हुआ है, कब लागू हुआ है, 2005 ईस्वी में लागू हुआ है। इस तरह से एक होता है पूरा एक तरह से कॉन्सेप्ट है जो कि किसने दिया था, तो वह जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिए थे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा का PURA का क्या होता है, प्रोविजन अर्बन एनमेटीज इन रूरल एरियाज होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरा का फुल फॉर्म, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो है बहुत ही बार आ चुके हैं। जैसे कि पिछले साल ही BPSC असिस्टेंट में यह आया था और BPSC के एग्ज़ाम में भी आया था, पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है। और यह भी क्वेश्चन आया था कि पूरा जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वह किसने दिए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूरा क्या हो जाता है, प्रोविजन अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज होता है। मैं इसको इसीलिए दोबारा रिवीजन करा दी क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो किस राज्य में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और एक है किन्नर सानी जो है कहाँ पे है, वह जो है आपका तेलंगाना राज्य में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन 35 में है कि पायरोल्यूसाइड खाली जगह का एक एस्क है। तो पायरोल्यूसाइड जो है किसका एस्क है, यह मैंगनीज का एस्क है। किसका है, मैंगनीज का एस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग और सबके एस के बारे में और सब जो धातु है उसके एस के बारे में भी जान लेते। जैसे मैग्नीशियम का जो मुख्य एस्क होता है कौन सा होता है, कार्नालाइट होता है। एल्युमिनियम का मोस्ट एस्क कौन सा होता है, बॉक्साइड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे सब जानते हैं, बहुत ही फेमस है। कैल्शियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, द्रवित कैल्शियम क्लोराइड एवं कैल्शियम फ्लोराइड के मिश्रण से किया जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट जो है पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड और पायरोल्यूसाइड, ये तीनों जो है मैग्नीज का एस्क है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, यहाँ पे और थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि जिंक का एस्क कौन होता है, तो जिंक ब्लेड होता है। सोना का एस्क क्या होता है, तो सिल्वेनाइट जो होता है वह सोना का एस्क होता है। और सीसा का एस्क जो होता है कौन होता है, गैलेना होता है। तो क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन आपके 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 36 में है कि IMF का पूरा रूप क्या है। तो IMF का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 27 दिसंबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। और वह क्या कहें, IMF का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। और IMF का जो स्थापना किया गया था वह कौन से सम्मेलन के तहत किया गया, तो वह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जो है IMF की स्थापना किया गया था। और IMF जो है दिसंबर 1971 ईस्वी से जो है समस्त लेन देन जो है वह SDR के रूप में करता है। तो SDR का जो फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। यदि हिंदी में बात करें तो विशेष आहरण अधिकार के रूप में जो है यह व्यक्त किए जाने लगे हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और SDR को हम लोग कागजी स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपके 37 में है कि इनमें से कौन जो है, यहाँ पे फाइनेंस गलत है, यहाँ पे काट देते हैं फाइनेंस। आयरलैंड की राजधानी कौन है? तो आयरलैंड की राजधानी कौन है? डबलिन। और आयरलैंड का जो करेंसी है क्या है? यूरो। और बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, और बेल्जियम का जो करेंसी है वह भी यूरो ही है। और ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है ओटावा, और कनाडा का करेंसी क्या है? डॉलर है। और फिनलैंड का जो कैपिटल है कहाँ पे है? हेलसिंकी, और फिनलैंड का जो करेंसी है यूरो ही है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 38 में है कि इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? तो किसे मिली है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। उज्बेकिस्तान ए में है, बी में भारत, सी में वेनेजुएला, डी में है दक्षिण कोरिया। तो भारत को जो है इनसे आज़ादी मिली थी। किसे? यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम जो है 3 देशों का क्या है? समूह है। कौन कौन से? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। लेकिन मुख्य रूप से इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग कभी कभी जो है यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड के रूप में संबोधित कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विस्तार जो है इंग्लैंड का ही है। और यहाँ पे हम लोग और सारे जैसे उज्बेकिस्तान है, वेनेजुएला है, उसके बाद दक्षिण कोरिया है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहले राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वह कहाँ पे है? ताशकंद है। इसका जो करेंसी है वह सोम है। वेनेजुएला का जो कैपिटल है कराकस है, और इसका जो करेंसी है क्या है? बोलीवर। और दक्षिण कोरिया का जो कैपिटल है सियोल है, और इसका करेंसी जो वान है। इसी से रिलेटेड है उत्तर कोरिया का जो कैपिटल है प्योंगयांग है, और इसका करेंसी क्या है? वान ही है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 39 में है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो आविष्कार किया था विंड सर्प ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 40 में कैलकुलेशन सवाल है, इसको हम लोग छोड़ देते इसको। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 41 में है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका टंगस्टन धातु का जो परमाणु संख्या होता है 74 होता है, इसका जो सिंबल होता है W होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत ही हाई होता है, यह जो है 3500 डिग्री सेल्सियस में यह गलता है। कौन? टंगस्टन। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा गलनांक होता है, सबसे उच्च गलनांक की बात करें तो किसका होता है? नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम का जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और लेड के बारे में भी हम लोग कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। लेड एक ऐसा तत्व है जिसे कागज़ पर लिखने का काम लिया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन आपके 42 में है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषित किया गया था? तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल आपके 352 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह आर्टिकल 352 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है। और एक होता है 356 आर्टिकल। इसके तहत जो है यदि देश के अंदर कोई संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जाती है तो पूरे देश में जो है, पूरे देश में नहीं तो उस क्षेत्र में या उस स्टेट में जहाँ पे संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होती है तो उस क्षेत्र में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वह कौन से तहत? किस आर्टिकल के तहत? 356 के तहत। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारे देश में अभी तक 3 बार लागू हुई है, जबकि
राष्ट्रपति शासन जो है 100 बार से भी ऊपर अभी तक लग चुकी है। यदि हम लोग, और एक आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो होता है आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। लेकिन वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है? जब देश में वित्तीय किल्लती आ जाती है, वित्त का अकाल पड़ जाता है, तब लगाया जाता है। लेकिन अभी तक जो हमारे देश में वित्त आपातकाल नहीं लगी है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो कौन सा था? हुमायूं का जो मकबरा था भारतीय महाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ताजमहल, ताजमहल जो किसने बनाए थे? शाहजहां ने बनाए थे। और हुमायूं का जो मकबरा जो है यह भारत का पहला उद्यान मकबरा है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। आई होप कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 43 क्वेश्चन को देखे और समझे भी और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि लगे कि समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।